बात करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक कानून की जो भारत की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसका बिहार की महिलाओं के लिए क्या मतलब है। एक ऐसी जगह जहां बदलाव की एक लहर तो पहले से ही चल रही है। 33%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो भारत में महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के एक बिल्कुल नए दौर का वादा करता है। पर आखिर ये वादा है क्या? ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे 126वें संविधान संशोधन के तौर पर पास किया गया। इसका मकसद एकदम सीधा और साफ है। देश की जो सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, यानी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाएं, वहां 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना। वाकई में ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए सबसे पहले इस कानून के वादे की गहराई को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ सीटें रिजर्व करने की बात नहीं है, ये सत्ता के पूरे समीकरण तो बदलने का वादा है। एक ऐसी पॉलिटिक्स का वादा जिसमें महिलाओं की आवाज को बराबरी से सुना जाएगा। अब इस पूरी कहानी में बिहार की एंट्री होती है। जब पूरा देश इस 33% कानून पर बात कर रहा है, तो वहीं बिहार जमीनी स्तर पर एक साइलेंट क्रांति यानी एक मूक क्रांति का गवाह पहले ही बन चुका है। चलिए देखते हैं कैसे। और पता है, दिलचस्प बात यह है कि बिहार इस मामले में देश से कहीं आगे है। साल 2005-6 में ही, मतलब आज से लगभग 2 दशक पहले, बिहार ने अपनी पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन लागू कर दिया था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसने गांव की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और उस क्रांति का असर? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये पिछले विधानसभा चुनावों के हैं और ये सच में चौंकाने वाले हैं। महिलाओं का वोटिंग परसेंट पुरुषों से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त पावर स्टेटमेंट है। और यही वजह है कि बिहार की महिला वोटर्स को अब किंग मेकर्स कहा जाने लगा है। वो अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिसाइडिंग फोर्स है जो चुनावों का रुख मोड़ देती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्हें नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये कानून इतना जरूरी है और बिहार जैसी जगहें तो तैयार भी दिख रही हैं, तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये इंतजार क्यों? चलिए इस देरी के पीछे की वजह को समझते हैं। देखिए, इस देरी के पीछे ना एक 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले एक नई जनगणना करानी होगी, फिर उस जनगणना के डेटा के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय किया जाएगा, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। और जब ये दोनों काम पूरे हो जाएंगे, सिर्फ उसके बाद ही ये आरक्षण कानून लागू हो पाएगा। और इसका असली मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि ये ऐतिहासिक कानून शायद 2029 के आम चुनावों तक, या हो सकता है कि 2034 के चुनावों तक भी लागू ना हो पाए। ये एक बहुत लंबा इंतजार है, खासकर उन लाखों महिलाओं के लिए जो इस बड़े बदलाव की उम्मीद लगाए बैठी हैं। तो ठीक है, देरी तो है, लेकिन इस देरी के बावजूद जरा आगे के सोचते हैं। जब ये कानून लागू होगा तो ये बिहार की महिलाओं के एम्पावरमेंट को प्रतीकात्मक से सारवान यानी सब्सटैंटिव कैसे बनाएगा? चलिए इस बदलाव को समझते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार की महिलाएं चुपचाप बैठी हैं, बिल्कुल नहीं। जीविका जैसे प्रोग्राम्स जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं, और पंचायत रिजर्वेशन के जरिए वो दशकों से सामाजिक और आर्थिक पितृसत्ता को चुनौती देती आ रही हैं। उन्होंने अपनी ताकत जमीनी स्तर पर साबित की है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। अभी जो एम्पावरमेंट है वो थोड़ा प्रतीकात्मक है, मतलब वोटिंग और लोकल लेवल पर असर डालना। लेकिन ये अधिनियम उन्हें सारवान एम्पावरमेंट देगा, यानी सीधे राज्य और देश के स्तर पर कानून बनाने की शक्ति। ये किंग मेकर बनने से किंग बनने तक का सफर है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब बिहार की वो महिलाएं जो आज किंग मेकर हैं, उन्हें जब सीधे विधानसभा और लोकसभा में 33% की सीधी भागीदारी मिलेगी, तो बिहार की राजनीति की शक्ल कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों की राजनीति को तय। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो हमारे डिजिटल जीवन को, हमारी ऑनलाइन दुनिया को एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल से करते हैं। क्या हमारा पर्सनल डेटा वाकई में सुरक्षित है? ये नया अधिनियम इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, और आज हम यही देखेंगे कि ये इसमें कितना सफल हो पाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कानून आखिर है क्या। असल में ये डिजिटल दुनिया में एक नया बैलेंस, एक नया संतुलन बनाने की कोशिश करता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिनियम एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हम डिजिटल नागरिकों के अधिकार हैं और दूसरी तरफ उन संगठनों की जरूरतें हैं जो हमारा डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये कानून इन्हीं दोनों के बीच एक सही रेखा खींचने की कोशिश करता है। अब इस कानून के सबसे सकारात्मक पहलू पर आते हैं, ये कि एक आम नागरिक के तौर पर ये हमें कौन कौन से नए अधिकार देता है। ये अधिनियम हमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां देता है। पहला, सूचना तक पहुंच का अधिकार, यानी हम पूछ सकते हैं कि किसी कंपनी के पास हमारा कौन सा डेटा है। दूसरा, सुधार का अधिकार, अगर वो डेटा गलत है तो हम उसे ठीक करा सकते हैं। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, डेटा मिटाने का अधिकार, हम उस डेटा को हटाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। ये वाकई में नागरिकों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है। अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी का डेटा लीक हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब समझते हैं कि जवाबदेही किसके ऊपर डाली गई है। कानून यहाँ एक नया शब्द लेकर आया है, डेटा फिजुशरी।
अब आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी संगठन है, जैसे कोई सोशल मीडिया कंपनी या कोई बैंक, जो ये तय करता है कि किसी के डेटा का क्या करना है, और यही डेटा फिजुशरी उस डेटा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अगर कोई डेटा फिड्यूशरी डेटा लीक को रोकने में नाकाम रहता है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये रकम दिखाती है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन अब हम इस अधिनियम के उस हिस्से पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है, और वो है इसका सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून पर क्या असर होगा। ये संघर्ष की जड़ को दिखाता है। एक तरफ है आरटीआई, जो नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और पारदर्शिता की मांग करने की ताकत देता है, और दूसरी तरफ है डीपीडीपी, जो व्यक्तिगत निजता की, प्राइवेसी की रक्षा करता है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी सरकारी अधिकारी की जानकारी मांगी जाए तो कौन सा अधिकार ज्यादा भारी पड़ेगा। इस नए कानून ने आरटीआई अधिनियम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा में बदलाव किया है। आलोचकों का यही कहना है कि इस बदलाव के कारण अब भ्रष्टाचार की जांच के दौरान भी सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी देने से मना किया जा सकता है, और ये एक तरह से आरटीआई को कमजोर करने जैसा है। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, इसका सीधा असर गुड गवर्नेंस और जवाबदेही पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या मतलब हो सकता है। इसे समझने के लिए बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण लेते हैं, जहां 7 निश्चय जैसी कई सरकारी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन योजनाओं में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि पैसा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सोचिए, अगर आरटीआई को कमजोर किया जाता है तो ऐसी योजनाओं में जवाबदेही तय करना और भी मुश्किल हो सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ नागरिक का सूचना का अधिकार है, जो लोकतंत्र की नींव है, और दूसरी तरफ एक अधिकारी का निजता का अधिकार है। भविष्य में हमारी न्यायपालिका इन दो जरूरी अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाएगी, यही इस कानून की असली परीक्षा होगी। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जो दशकों से हमारे देश के जंगलों और गांवों में लड़ी जा रही है, और अब जिसका मोर्चा शहरों तक आ पहुंचा है। ये कहानी है भारत से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की, और इस पूरी लड़ाई में बिहार एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनकर उभरा है। तो आइए सरकार की उस समाधान स्ट्रैटेजी को समझते हैं जिसका मकसद इस पुरानी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर इस साल पर नजर डालिए, 2026। ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये है वो डेडलाइन जो भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, उसे देश से पूरी तरह खत्म करने के लिए तय की है। जी हाँ, लक्ष्य एकदम साफ है, मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाना। अब ये लक्ष्य कितना बड़ा है और इसे कैसे हासिल किया जा रहा है, इसे समझने के लिए सबसे सही उदाहरण है बिहार। एक वक्त था जब बिहार नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज वही बिहार इस लड़ाई में एक मिसाल बन चुका है। तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उसे नाम दिया गया है फाइनल स्ट्राइक। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कोई रूटीन ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी मल्टी लेयर्ड योजना है। और इस फाइनल स्ट्राइक के केंद्र में है एक खास डॉक्ट्रिन, एक खास रणनीति, जिसे समाधान के नाम से जाना जाता है। अब यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे 8 मजबूत सिद्धांत हैं जो आज हर सिक्योरिटी ऑपरेशन को गाइड कर रहे हैं। तो ये समाधान रणनीति आखिर है क्या? आप इसे एक दोधारी तलवार की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ सुरक्षा बलों का एक्शन है, तो दूसरी तरफ विकास और विश्वास की मरहम। चलिए पहले इसके सिक्योरिटी वाले हिस्से को करीब से देखते हैं। देखिए, समाधान एक पूरा एक्शन प्लान है। इसका पहला सिद्धांत है स्मार्ट लीडरशिप और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। मतलब अब सिक्योरिटी फोर्स इंतजार नहीं करती, बल्कि नक्सलियों के गढ़ में घुसकर एक्शन लेती है। दूसरा है रियल टाइम इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यानी ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, इन सब की मदद से सटीक जानकारी इकट्ठा करना। और तीसरा, जो कि बेहद जरूरी है, वो है नक्सलियों की फाइनेंशियल सप्लाई लाइन को तोड़ना। मतलब उनकी फंडिंग ही बंद कर दो, ताकि न उन्हें हथियार मिले न रसद। अब देखते हैं कि बिहार में ये रणनीति जमीन पर कैसे दिखी। यहाँ कोबरा जैसी खास बटालियनों को तैनात किया गया। सिक्योरिटी फोर्स अब बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा जैसे उन इलाकों में दाखिल हो चुकी है जो कभी नक्सलियों के लिए सेफ जोन हुआ करते थे। और ये सब मुमकिन हो पाया है ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे हर पल की खबर मिलती रहती है। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जा रही। इस रणनीति का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू है विकास और विश्वास। यानी एक तरफ जहां सख्ती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार विकास और विश्वास की एक सॉफ्ट पावर अप्रोच भी अपना रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस लड़ाई को हमेशा के लिए जीतने के लिए स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जमीन जीतना। तो इस पॉलिसी पर काम कैसे हो रहा है? देखिए, आदिवासी बच्चों को नक्सलवाद से दूर रखने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं। और तो और घने जंगलों के बीच मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां बसे गांव भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। हालांकि इतनी कामयाबी के बाद भी ये मानना पड़ेगा कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। रास्ता अभी भी लंबा है और आगे कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। तो जो सफलता बिहार में मिली है, उसे देखकर क्या हम ये मान लें कि लड़ाई अब खत्म हो गई है? काश जवाब इतना आसान होता।
असल में जंगलों में जमीन पर तो कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अब लड़ाई का मैदान ही बदल रहा है। नया मोर्चा है अर्बन नक्सलिज्म। इसका मतलब है शहरों में, यूनिवर्सिटीज में इस चरमपंथी विचारधारा को फैलने से रोकना। और ये चुनौती कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दुश्मन दिखाई नहीं देता। लड़ाई अब जमीन से ज्यादा विचारों की हो गई है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इसका हल क्या है? जवाब किसी एक चीज में नहीं है, और ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि 2026 तक 0 LWD डिस्ट्रिक्ट्स का लक्ष्य सिर्फ हथियारों से पूरा नहीं हो सकता। ये तभी मुमकिन है जब आदिवासियों का पूरी तरह से विकास हो और उन्हें समाज में सही जगह मिले। मतलब साफ है, एक हाथ में सुरक्षा की तलवार तो दूसरे हाथ में विकास की ढाल, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी विचारधारा को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? क्या वो ताकत है, विकास है, या फिर इन दोनों का एक सही संतुलन? ये सवाल जितना इस लड़ाई के लिए जरूरी है, उतना ही हमारे समाज के आने वाले कल के लिए भी। ये एक ऐसे टॉपिक की जिसमें भारत की राजनीति को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। एक राष्ट्र, एक चुनाव। और हाँ, इसे खास तौर पर बिहार जैसे राज्य के चश्मे से देखेंगे। आखिर यह है क्या? एक बहुत बड़ा मौका या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले इस सवाल पर गौर किया जाए। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में मतलब हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव ही चल रहे होते हैं? कभी लोकसभा, तो कभी किसी राज्य की विधानसभा, फिर पंचायत चुनाव। ये तो जैसे एक अंतहीन दौड़ बन गई है ना? बस इसी लगातार चलने वाले चुनावी चक्र को तोड़ने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव का आइडिया सामने रखा गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये एक राष्ट्र, एक चुनाव है क्या। फिर कोविंद समिति ने इसके लिए क्या प्लान बनाया है वो देखेंगे। इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं, और फिर इसके सामने संघीय चुनौतियां क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, बिहार के लिए इसके क्या मायने हैं। और आखिर में हम इस सवाल पर रुकेंगे, दक्षता जरूरी है या विविधता? तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये एक राष्ट्र, एक चुनाव है क्या? असल में ये सिर्फ कोई नारा या जुमला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर प्रस्ताव है। एक ऐसा प्रस्ताव जो अगर लागू हो गया तो भारत में हम सबके वोट देने के तरीके को कह सकते हैं जड़ से बदल कर रख देगा। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। असल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी ने इस पर एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसी रिपोर्ट ने इस पूरी बहस को एक औपचारिक और कह सकते हैं एक सीरियस मोड़ दिया है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये है क्या एक राष्ट्र, एक चुनाव, जिसे शॉर्ट में ONOE भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ एक ही समय पर हों। मतलब वोटर एक ही बार पोलिंग बूथ पर जाए और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए अपना वोट डाल दे। ठीक है, आइडिया तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े बदलाव को, मतलब पूरे देश के चुनावी कैलेंडर को एक साथ लाने को आखिर लागू कैसे किया जाएगा? तो इसी कैसे का जवाब देने के लिए, जैसा हमने बताया, कोविंद समिति ने एक पूरा रोड मैप, एक पूरी योजना तैयार की है। तो इस समिति ने एक 2 स्टेप प्लान सुझाया है। स्टेप 1, जैसा हम बात कर रहे थे, पहले फेज में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। और फिर स्टेप 2, इसके ठीक 100 दिनों के अंदर दूसरे फेज में पूरे देश की जो लोकल बॉडीज हैं, मतलब नगरपालिकाएं और पंचायतें, उनके चुनाव भी निपटा लिए जाएं। अब इस पूरे प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए एक और बड़ा सुझाव दिया गया है। वो है संविधान के आर्टिकल 325 में बदलाव करने का। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक कॉमन वोटर लिस्ट, एक साझा मतदाता सूची बनाई जाए। मतलब एक ही लिस्ट जो लोकसभा से लेकर पंचायत तक हर चुनाव में काम आए। इससे जो कंफ्यूजन होता है, जो बार बार काम करना पड़ता है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब जरा इसके स्केल को समझा जाए। सिर्फ बिहार का ही उदाहरण ले तो इस एक सिंगल वोटर लिस्ट से राज्य के करीब करीब 7.5 करोड़ वोटर्स को मैनेज किया जाएगा। ये सोचना दिलचस्प है कि इतने लोगों के लिए बार बार अलग अलग चुनाव कराना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना बड़ा काम होता होगा। बस इसी एफिशिएंसी को, इसी दक्षता को पाने की बात इसके समर्थक करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हो कब सकता है? एक संभावित टाइमलाइन पर नजर डालें तो समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट दे दी। अभी तो हम अलग अलग चुनाव वाले सिस्टम में ही हैं, लेकिन अगर सरकार इस पर तेजी से आगे बढ़ती है तो ये मुमकिन है कि 2029 में हमें पहले एक साथ चुनाव देखने को मिले। हाँ, इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल थोड़ा घटाना या बढ़ाना पड़ सकता है। चलिए अब सिक्के का एक पहलू देखते हैं। जो लोग इस बदलाव के पक्ष में हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, उनके तर्क क्या हैं? आखिर वो कौन से फायदे गिनाते हैं जिनकी वजह से ये इतना बड़ा बदलाव करना सही लगता है? तो जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इलेक्शन फटीग या चुनावी थकान कम होगी। मतलब वो फीलिंग कि अरे फिर चुनाव आ गए। इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, सुरक्षा बल हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उनकी बार बार इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। और एक और बहुत बड़ी बात, जब बार बार आचार संहिता जगती है तो विकास के काम रुक जाते हैं। तो समर्थक कहते हैं कि एक बार में चुनाव होने से सरकारें, खासकर बिहार जैसे राज्यों में 5 साल तक बिना रुकावट के आर्थिक विकास पर फोकस कर पाएंगी। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी है। हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी चिंताएं हैं जिनकी वजह से इस प्रस्ताव का इतना विरोध भी हो रहा है?
तो जो लोग इसके विरोध में हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क संविधान से जुड़ा है। कई विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये प्रस्ताव संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब संविधान की वो बुनियाद जिसे बदला नहीं जा सकता। उनका ये भी कहना है कि ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट है। इससे केंद्र राज्यों पर ज्यादा हावी हो जाएगा, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक चिंता सामने आती है। डर ये है कि जब नेशनल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं, वो हावी हो जाएंगे। अब जरा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझते हैं। आरजेडी, जेडीयू, ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी पूरी राजनीति ही राज्य के अपने खास मुद्दों पर टिकी होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुए तो क्या राष्ट्रीय चेहरों और बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में बिहार के अपने मुद्दे जैसे जातिगत समीकरण, हर साल आने वाली बाढ़ या विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये सब कहीं दबकर रह जाएंगे? यही सबसे बड़ा डर है। तो चलिए अब इस पूरी नेशनल डिबेट को सीधा बिहार की जमीन पर ले आते हैं। एक राज्य जिसकी अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं, अपने राजनीतिक मुद्दे हैं। ऐसे में बिहार पर इस इतने बड़े बदलाव का असल में क्या असर होगा? अगर देखें तो ये पूरी बहस ना दो विचारों के टकराव की कहानी है। एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी कुशल मैनेजमेंट, चुनाव का खर्च कम करना और विकास पर ज्यादा फोकस, और दूसरी तरफ है फेडरल डाइवर्सिटी की चिंता। मतलब ये डर के कहीं स्थानीय मुद्दे दब ना जाएं, कहीं राज्यों की क्षेत्रीय पहचान कमजोर ना पड़ जाए और राष्ट्रीय मुद्दे सब पर हावी ना हो जाएं। बिहार के लिए असल में यही सबसे बड़ी कश्मकश है। तो कुल मिलाकर ये पूरी बहस आखिर में एक सवाल पर आकर टिक जाती है। हमें दो बहुत जरूरी चीजों में से एक को चुनना है। एक तरफ है प्रशासनिक दक्षता और दूसरी तरफ है संघीय विविधता। एक राष्ट्र एक चुनाव की असली पहेली इसी के बीच छिपी है। और आखिर में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल यही है, क्या बार बार होने वाले चुनावों की परेशानियों से बचने के लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को पाना इतना जरूरी है कि हम अपनी संघीय विविधता यानी राज्यों की अपनी पहचान और उनके स्थानीय मुद्दों की अहमियत से समझौता करने का जोखिम उठा ले? इसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो सवाल है जिस पर पूरे देश को, हम सबको मिलकर सोचना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए पूछने की ताकत, ये है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। हम सब यानी आम नागरिकों के हाथ में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन आज यही हथियार एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि भारत में पारदर्शिता की ये लड़ाई आखिर किस दिशा में जा रही है। आरटीआई को सनशाइन कानून भी कहा जाता है और इसका मकसद नाम की ही तरह बिल्कुल साफ है। सरकार का जो भी कामकाज बंद दरवाजों के पीछे होता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़े, सब कुछ जनता की नजरों के सामने हो, ताकि हर फैसले में पारदर्शिता बनी रहे। और हाँ, ये कोई मामूली कानून नहीं है, इसकी जड़ें सीधे हमारे संविधान से जुड़ी हैं। हमें जो बोलने की आजादी का मौलिक अधिकार मिला है, आर्टिकल 19(1)(a), ये उसी का एक हिस्सा है। मतलब जानने का अधिकार भी बोलने की आजादी के तहत ही आता है, और यही बात इसे हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बनाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज इस जरूरी अधिकार पर दो तरफ से चोट हो रही है। एक खतरा बाहर से आया है और दूसरा वो सिस्टम के अंदर से ही इसे धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। तो पहला और सबसे ताज़ा खतरा है 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम डीपीडीपी एक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, इस कानून ने आरटीआई की एक बहुत ही जरूरी धारा सेक्शन 81(j) को बदल दिया है। पहले क्या था कि अगर बड़े जनहित का सवाल है तो किसी सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी दी जा सकती थी, पर अब इस पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसका असर यह है कि जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार जैसे मामलों को उजागर करना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे मोर्चे की, जो कि अंदरूनी है। 2019 में कुछ संशोधन हुए थे जिन्होंने सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता को थोड़ा कम कर दिया था, और अब इस आंतरिक कमजोरी को और बढ़ा रहा है पेंडिंग मामलों का बढ़ता बोझ। एक ऐसा बोझ जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। और ये बोझ कोई छोटा मोटा नहीं है। देश भर के सूचना आयोगों में हजारों अपीलें सालों से बस धूल फांक रही हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हजारों नागरिकों का अटका हुआ न्याय है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें बिहार में देखने को मिलता है। वहां सूचना आयुक्तों के कई पद खाली पड़े हैं। नतीजा, हजारों की संख्या में अपीलें अटकी पड़ी हैं। जब सुनवाई करने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर जवाबदेही की पूरी प्रक्रिया तो अपने आप ही टूट जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हालात निराशाजनक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चुनौतियों से लड़ने और आरटीआई को फिर से मजबूत करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस रास्ते भी सुझाए गए हैं। पहला कदम है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जरा सोचिए, अगर सभी सरकारी दस्तावेज एक डिजिटल लाइब्रेरी में हो और एआई की मदद से कोई भी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाए तो सूचना तक पहुंच कितनी तेज और आसान हो जाएगी। और दूसरा बड़ा सुधार है नियुक्तियों में। सूचना आयुक्त सिर्फ नौकरशाही क्यों हो, कानून, पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र के जानकारों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि फैसलों में एक ज्यादा व्यापक और संतुलित नजरिया दिखे। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि इन बाहरी और भीतरी चुनौतियों के बीच पारदर्शिता और सुशासन की ये लड़ाई आखिर जीती कैसे जा सकती है।
इसका जवाब एक बहुत ही सुनहरे सिद्धांत में छिपा है, पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट यानी जनहित परीक्षण। कोई भी जानकारी रोकी जाए या दी जाए, इसका आखिरी फैसला सिर्फ इस कसौटी पर होना चाहिए कि इसमें आम जनता का हित है या नहीं। अगर इस एक सिद्धांत को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया तो आरटीआई की आत्मा भी जिंदा रहेगी और सुशासन की नींव भी मजबूत होगी।